हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंबशन एंड फ्लेम। अभी चैप्टर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा हम इसका अच्छे से डीपली रिविजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। अब यहाँ पर चैप्टर में हम दहन के बारे में पढ़ेंगे। दहन क्या है, किस वजह से होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं दहन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर बात करेंगे फ्लेम के बारे में कि फ्लेम क्या है, कैसे बनती है, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, कहीं पर फ्लेम जैसे आग जो है ज्यादा फैल जाए तो कैसे इसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हमें समझना होगा, है ना, कि सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस यानी कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। अब ऐसे पदार्थ जिनसे दहन होता है उन्हें दहनशील पदार्थ कहेंगे। अब दहन होता है तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट। ठीक है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस which burn in air to produce heat and light are called combustible substances। यानी कि जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब ये एयर की प्रेजेंस में जलते हैं तो उसे ही कहा जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, ठीक है, चारकोल है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एलपीजी या हम कहते हैं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या हम कहें संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो चलिए, ये सारे सब्सटेंसेस क्या है, एयर की प्रेजेंस में जलते हैं, हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अच्छा, हीट लाइट के साथ क्या ये स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, तो कई सारे सब्सटेंस करते हैं, कई सारे नहीं करते, हर कोई सब्सटेंस नहीं करता। वहीं आगे हम ये भी देखेंगे कि जब सब्सटेंस जलते हैं कुछ तो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है, कौन फ्लेम प्रोड्यूस करता है और कौन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, चलिए, फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखना है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। जो दहन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बर्न होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंबशन यानी कि दहन क्या है। तो द केमिकल प्रोसेस इन विच substance react with oxygen to produce heat is called combustion। यानी कि कंबशन ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है हीट, उसे ही कंबशन यानी कि दहन कहा जाता है। द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन, और जिस पदार्थ का दहन किया जाता है उसे ही दहनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। अब ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसका दहन किया जा रहा है उसे ही हम फ्यूल यानी कि ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही हम ईंधन कहते हैं। ठीक है, sometimes light is also produced during combustion either as a flame or as a glow। और कभी कभार जो है या हम कहें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब कंबशन होता है। ठीक है, और या तो फ्लेम के रूप में, ज्वाला के रूप में, या सिर्फ ऐसे ग्लो करता है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एयर क्या है, कंबशन के लिए नेसेसरी है। अब एयर में भी क्या, एयर में भी ऑक्सीजन, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन नेसेसरी है कंबशन के लिए।
ठीक है, बाकी हमने एयर अराउंड अस चैप्टर में तो पढ़ा है। ठीक है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि एयर जो है किससे मिलकर के बनी है। एयर बनी है, नाइट्रोजन होता है इसमें 78%। ठीक है, फिर ऑक्सीजन होता है इसमें 21%। बाकी इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, एंड अदर गैसेस। ये सभी मिलकर के होते हैं 1%। ठीक है, सभी मिलकर के 1%। क्लियर, तो ऑक्सीजन 21% होती है एयर में। तो एयर की प्रेजेंस में कंबशन की प्रोसेस होती है। तो मान लो कभी भी हमें कंबशन करना हो, किसी भी चीज का दहन करना हो, तो वहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एयर वहां पर होनी चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, फॉर बर्निंग। ठीक है, बर्निंग, कंबशन कहे या बर्निंग कहे। अब एयर जो है बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा जैसे अभी हमने पीछे भी देखा है ना, अभी हमने यहाँ पर भी देखा था कि एयर क्या है, 21% होती है और बर्निंग के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो दो तीन चीजें पहले हमें समझनी है। सबसे पहले हम ये समझ गए कि कंबशन क्या है। जब एयर की प्रेजेंस में हम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे, हम कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई दहनशील पदार्थ। अगर हम सीमेंट, कांच, इनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल दहनशील पदार्थ की बात। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब जलता है तो प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट। इसी प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है। और इस कंबशन की प्रोसेस के दौरान जिसको हम कह रहे हैं ना, जो पदार्थ जल रहा है, वो पदार्थ क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस उसे कहा जाता है, यानी कि दहनशील पदार्थ उसे कहा जाता है। अब ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इन्हें हम फ्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, फ्यूल। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था बच्चों कि यहाँ पर वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी क्या है, हमारे फ्यूल्स भी तो हैं। क्या है, सारे फ्यूल भी हैं, यानी कि ईंधन भी है। तो इन्हें ईंधन भी कहा जाता है, या हम कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि दहनशील पदार्थ कहें। ठीक है, तो दोनों चीजें हम इसे कह सकते हैं। चलो, तो ये समझ में आ गया कि कंबशन क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है। फिर हमने एक बात और पढ़ी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है, जब वो जलते हैं तो वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ज्वाला प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ज्वाला के साथ जलते हैं, ज्वाला बना करके जलते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ज्वाला नहीं बनाते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, चमकना यानी कि जलते हैं लेकिन कैसे, चमकते हैं। ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर एक पॉइंट था कि एयर जो है वो नेसेसरी है बर्निंग के प्रोसेस के लिए। अब क्यों, उसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो देखो, सिंपली हमने क्या किया, फिक्स आर लाइटेड कैंडल ऑन आर टेबल। एक एक टेबल पर फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर रख देनी है इस तरीके से ग्लास की चिमनी। ठीक है, चिमनी रख देनी है ओवर द टेबल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स। और यहाँ पर कुछ जो है लकड़ी के ये ब्लॉक्स, गुटके भी यहाँ पर रख देने हैं। ठीक है, लकड़ी के ये ब्लॉक रख देने हैं, इस तरीके से रखने हैं, सो दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। इस तरीके से इन लकड़ी के जो गुटके हैं, या हम कहें वुडन ब्लॉक्स हैं, इस तरीके से रखना है कि एयर जो है वो अंदर जा सके चिमनी से। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा हाइट पे रखा है, तो चिमनी जो एयर है वो यहाँ से अंदर जा सकती है, जा सकती है एयर यहाँ से अंदर। एयर क्या कर रही है, यहाँ से क्या कर रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, अब एयर जा रही है, तो जो ये जलती हुई कैंडल हमने यहाँ पर रखी थी, ये क्या हो रही है, कंटिन्यू बर्न हो रही है। ये क्या हो रही है, कंटिन्यू बर्न हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू बर्न्स।
क्या होती रहती है, लगातार जलती रह रही है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इसको मिल रही है, ऑक्सीजन की पर्याप्त जो है मात्रा, या हम कहें प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की इसे मिल रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो वुडन ब्लॉक है ये हटा देने हैं। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ब्लॉक्स हटा करके चिमनी को क्या कर लेना है, सीधा टेबल पर ही रख देना है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो फ्लेम है हल्की हल्की हमें कैसे दिखेगी, वाइब्रेट होती हुई दिखेगी, फड़फड़ाती हुई दिखेगी। ठीक है, कैसे दिखेगी, वाइब्रेट होती हुई दिखेगी। देन पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब चिमनी के ऊपर हमें क्या करनी है, एक ग्लास प्लेट रख देनी है। ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन। अब हमें फिर से फ्लेम को देखना है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन ए। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो कैंडल है ए में तो आसानी से जल रही थी। क्यों जल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है एयर को जाने के लिए प्रॉपर पैसेज है ना, प्रॉपर रास्ता है, एयर यहाँ से चली जाएगी और कैंडल जो है वो कंटिन्यू बर्न करेगी। ठीक है, दूसरा, बिकॉज एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द कैंडल स्टॉप बर्निंग इन बी। बी में जो है कैंडल बर्न होना बंद कर देगी, क्योंकि बिकॉज एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, क्योंकि एयर जो है नीचे से एंटर नहीं कर पा रही चिमनी में, इसीलिए बी में जो है कैंडल बुझना शुरू हो जाएगी। द कैंडल डज नॉट बर्न इन सी। और सी में जो है कैंडल बिल्कुल ही बर्न नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर एयर ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें क्या दर्शाता है कि एयर जो है वो बर्निंग की प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे जरूरी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे गांव में, घरों में जब हम कभी आग जलाते हैं, ठीक है, तो एक तरीके जैसे हमारे पास चूल्हा होता है, उसमें कई सारी लकड़ियां होती हैं, तो कई बार जो है हम इतना घेर करके उसको बैठे हुए होते हैं, उसके ऊपर भी हमने कोई ना कोई बर्तन रखा हुआ होता है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो आग जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो लोहे की पाइप होती है उससे, या ऐसे ही हम क्या करते हैं, वहां पर फूंक मारते हैं, है ना, वहां पे हवा देते हैं वहां पर। ठीक है, जिससे कि क्या हो, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और वो बर्न होना शुरू हो। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया है कि एयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। अगर एयर नहीं है तो बर्निंग की प्रोसेस नहीं होगी। मान लो कि कहीं पर आग लग गई है और वहां पर अब एयर की सप्लाई नहीं जा पा रही, एयर नहीं जा पा रही, तो वो आग धीरे धीरे अपने आप ही बुझ जाएगी, है ना, क्योंकि एयर है ही नहीं, एयर की एब्सेंस में वो बुझ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इसे आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। ठीक है, अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। कोई पदार्थ से मतलब है कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस आग पकड़ता है, उस टेम्परेचर को उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे कुछ पदार्थ जो है जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ पदार्थ देर से आग पकड़ते हैं, यानी कि जो जल्दी आग पकड़ेंगे उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, कम है, और जो देर में आग पकड़ते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में। जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल जो है कहीं पर गिरा हुआ है, आपने उसके ऊपर सीधा माचिस की तीली लेकर के गए, तो वो आसानी से क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है और सीधा जलना शुरू कर देता है ना, यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफी कम है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक लकड़ी की, तो आपने देखा है कि आग के ऊपर लकड़ी लेकर के जाते हो तो क्या क्या लकड़ी तुरंत जलने लगती है, क्या नहीं जलती ना। लकड़ी क्या करती है, पहले थोड़ा देर तक हमें जो है थोड़ा देर तक लकड़ी को आग के ऊपर रखना पड़ता है, लकड़ी थोड़ा गर्म होती है, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचती है, फिर जो है वो बर्न होना शुरू होती है ना, काफी समय लगता है लकड़ी को जलने में। तो लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। क्लियर, चलिए द मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है।
और जलता भी है, आग पकड़ता है तो जलेगा ही, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी पदार्थ का टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वह आग नहीं पकड़ेगा, वो नहीं जलेगा। इसीलिए किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना जरूरी है। ठीक है, चलिए, जैसे आपने देखा होगा सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी, तो गीली लकड़ी जो है बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ती, बहुत टाइम लगाती है। तो पहले क्या होता है, वो लकड़ी सूखती है, जब हम उसको आग के ऊपर रखते हैं तो सारा पानी इवेपोरेट होता है, वो सूखती है, फिर जाकर के वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचती है, फिर जो है वो बर्न होती है। ठीक है, चलिए, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड, यानी कि कैरोसिन जिसे हम कहते हैं मिट्टी का तेल, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड यानी कि लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। जैसे हमें पता है क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेता है ना मिट्टी का तेल, इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर भी कम है। ये देर में आग पकड़ता है इसलिए इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजिली कैच फायर, तो जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो आसानी से और जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से आग नहीं पकड़ते, थोड़ा देर में आग पकड़ते हैं। ठीक है, कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि सीएनजी है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है। जैसे आपने देखा होगा गैस सिलेंडर जो है हमारे गैस से अटैच रहते हैं, जैसे हम गैस ऑन करते हैं, माचिस की तीली लेकर के आते हैं या लेटर की एक चिंगारी उस पर जाती है तो सीधा जो है एलपीजी जो गैस जो चूल्हा है हमारा वो जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? उसके इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से। ठीक है, वो जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल है, जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है, कैरोसिन भी है, आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे फ्यूल्स हैं। क्लियर है? तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो अभी तक हम कंबशन के बारे में बात कर रहे थे, हमने पढ़ लिया कि कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि एयर क्यों जरूरी है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। ठीक है, फिर हमने बात की बच्चों की इग्निशन टेम्परेचर क्या है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जिसका ज्यादा है वो लेट में आग पकड़ेगा, लेकिन जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब हमें बात करनी है कि क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं कंबशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखो, कंबशन के लिए किसी भी चीज है उसका दहन होने के लिए दो तीन कंडीशन तो नेसेसरी है, तीन कंडीशन। ठीक है, एक तो सबसे पहले हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, है ना। अगर हम कहें कि सीमेंट को जलाना है या जो है ग्लास को जलाना है तो ये मुमकिन नहीं है, या मिट्टी को जलाना है तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्यूल, कोई ईंधन या कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, फिर उसके बाद चाहिए ऑक्सीजन, बिल्कुल चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए। क्लियर है? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है कि जब सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी तो आग पकड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है फ्यूल ईंधन, फिर है एयर किसके लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, फिर है हीट, हीट किस लिए, हीट को हम इग्निशन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से आगे पहुंचाने तक या इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने तक। ठीक है, अ सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन, यानी कि इन कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन हटती है तो बर्निंग की प्रोसेस नहीं होगी। मान लो फ्यूल हट गया तो एयर और इग्निशन टेम्परेचर से बर्न होगा नहीं।
अगर एयर हट गई, फ्यूल है और इग्निशन टेम्परेचर, तो भी बर्न नहीं होगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर हट गया, फ्यूल और एयर जो है वो मिल करके जो है किसी भी सब्सटेंस को नहीं जलाएगी जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इतना बच्चों। चलिए, तो बर्निंग के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं वो आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब हमें कंबशन, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, एयर क्यों नेसेसरी है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ये सभी पॉइंट तो समझ में आ गए हैं। अब अगर कहीं पर आग लगी हुई हो तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं? चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि कहीं पर आग लग गई है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, या आप कैसे कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि कैसे आप जो है आग को कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है, सब सोचेंगे पानी, है ना, पानी से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सबसे बेसिक तरीका भी है। ठीक है, पानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, पानी से भी हम हर प्रकार की आग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि जो हमारे विद्युत उपकरण हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सभी में उनसे रिलेटेड या उन पर जो है कभी आग लग जाती है, तो हम जो है उसे पानी डाल करके कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि हम पानी डालते हैं तो आग और फैल जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पानी जो है हर तरह की आग को नहीं बुझाता है। क्लियर है? तो चलिए, तो अलग अलग मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, जो 3 कंडीशंस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर या हीट और ऑक्सीजन, तीनों कंडीशन बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं बर्निंग की प्रोसेस के लिए। अगर इन तीनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी हटा दिया जाए, या तो फ्यूल हटा दिया जाए, या तो इग्निशन टेम्परेचर हटा दिया जाए यानी कि हीट हटा दी जाए, या तो बच्चों एयर हटा दी जाए या ऑक्सीजन है, तो आग पे जो है कंट्रोल ला पाया जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे अलग अलग मेथड है, जैसे इस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, है ना, स्कूल में देखा है। स्कूल के बाहर जब आप कहीं भी किसी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, या बस में ट्रैवल करते हैं, बस में छोटा सा रहता है, तो हर जगह आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से भी आग बुझाई जा सकती है, वाटर की मदद से भी आग बुझाई जा सकती है। ठीक है, तो कई सारे मेथड्स हमारे पास हैं आग को बुझाने के लिए। तो चलिए रीड करते हैं यहाँ से, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो फायर को प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस है ये तीनों। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन, यानी कि कोई एक या दो, एक या एक से अधिक कंडीशन को रिमूव करके भी हम आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले अ फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ एंड कंट्रोल द फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद भी हम लेते हैं। ये क्या करता है कि जो एयर की सप्लाई हो रही है उसे क्या कर देता है, रोक देता है, जिस वजह से जो फ्यूल जल रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे आग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में है? अच्छा, इसको थोड़ा और समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके से आग लगी हुई है, ठीक है, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे इसे? या तो आप ये फ्यूल जो है, फ्यूल को हटा दीजिए, या तो आप यहाँ पर जो हीट है इसे हटा दीजिए, या यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन दी जा रही है इसे हटा दीजिए। इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को या एक से ज्यादा कंडीशन को अगर आप हटा देते हैं तो आग जो है अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरा दूसरा मेथड जिसकी हमने बात की कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये ऐसा क्या करता है कि आग जो है वो नियंत्रण में आ जाती है। तो देखो बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको जब हमने स्प्रे किया, मान लो फायर एक्सटिंग्विशर को हमने स्प्रे किया, तो ये क्या कर लेता है, पूरे फ्यूल को, आग को इस तरीके से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कैसे कवर कर लेता है? जैसे हमें क्या कर लेती है, एक ब्लैंकेट कवर कर लेती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब फ्यूल इसे कवर कर लेता है तो ऑक्सीजन जो है यहां पर नहीं जा पाती,
ठीक है, जब फ्यूल इसे कवर कर सॉरी जब ये फायर एक्सटिंग्विशर इसे पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नहीं जा पाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, जिससे कि ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, धीरे धीरे आग जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। क्लियर है? तो कैसे ये लपेटता है, जैसे मान लीजिए एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है रूम में, ठीक है, हमें ठंडा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक कंबल ओढ़ लेते हैं। जब जैसे ही हम कंबल ओढ़ते हैं, वो कंबल क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव शीट की तरह हमारे बाहर से काम करता है ना। वो कंबल क्या कर रहा है, बाहर की जो हवा है, पंखे से आ रही, एसी से आ रही, उस हवा को हमारी बॉडी तक जाने नहीं देता। क्या करता है, एक शीट की तरह काम करता है और यहाँ पर ही उस हवा को रोक देता है, जिससे अंदर की जो हवा है, यानी कि वो हवा जो है हम तक नहीं पहुंच पाती और हमें जो है ठंडा नहीं लगता। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर से स्प्रे करते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्विशर को, तो क्या होता है, वो इस पूरे को इस तरीके से घेर देती है, जैसे हमें एक ब्लैंकेट कवर कर लेता है, तो ये इसको पूरे ब्लैंकेट की तरह घेर लेती है, जिससे कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है और आग जो है कंट्रोल में आ जाती है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो और मेथड्स को बच्चों हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा जितना हमने आज पढ़ा है। अगर नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।